हाँ तो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे कठिन समय में इंसान की समस्त गतिविधियां हैं ठप पड़ी हुई। बच्चों की जो पढ़ाई चल रही थी उस पर भी लगाम लग चुका है। तो ऐसे समय में मैंने YouTube पर पढ़ाने का निर्णय लिया है और आज से मैं आपको जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान विषय का अध्यापन कराने की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जनरल साइंस की शुरुआत एक शून्य लेवल से एक अच्छे लेवल की ओर करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। देखिए, बाद बाकी जो भी बातें हैं बीच बीच में करते रहेंगे। फिलहाल तो मैं सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे दूं। नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिकों की शुरुआत कर देंगे। तो आज विज्ञान का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस को कंपटीशन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। जनरल साइंस को कंपटीशन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं वो 3 भाग है कौन कौन से। तो पहला भाग है वो है आपका रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा भाग है वो है आपका भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और तीसरा भाग है वो है आपका जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो हमें याद हो चुका है, कंपटीशन की दृष्टि से जनरल साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब हम तीनों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। एक टीचर को किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले उसकी उत्पत्ति के विषय में पढ़ाना अनिवार्य होता है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन उत्पत्ति से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने एक ही बात कही थी, मैं आपको शून्य से लेके चलूँगा और काफ़ी कुछ हद तक पहुँचा दूँगा। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात करें, किसकी मित्रों? उत्पत्ति की। तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है वो मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द से हुई है। मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द से हुई। तो दिमाग में क्वेश्चन चलता है
कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द से हुई है, लेकिन किस शब्द से हुई है? तो ध्यान रखना, कीमिया से हुई है। किससे हुई है मित्रों? कीमिया से। तो फिर इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं और डेप्थ में क्वेश्चन आने की संभावना क्या रहती है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो कीमिया का अर्थ काली मिट्टी होता है। कीमिया का अर्थ काली मिट्टी होता है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको एक ही क्रम में मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन बनते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मिस्र भाषा से हुई है। मिस्र भाषा के किस शब्द से हुई है? कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसमें कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो कीमिया का अर्थ काली मिट्टी होता है। जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, तो ध्यान रखना, पहला ही क्वेश्चन बनता है रसायन विज्ञान का जनक कौन है? जनक कहिए या पिता कहिए या फादर कहिए या पितामह कहिए या फिर आप जन्मदाता भी कह सकते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक, पिता, फादर, पितामह, जन्मदाता है, वो जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है कि रसायन विज्ञान का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। तो इसके पीछे हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं कि ऐसा कर क्या दिया जॉन डाल्टन ने कि जॉन डाल्टन को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। तो आइए देखिए मित्रों, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब परमाणु संरचना नामक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में हम पढ़ेंगे परमाणु। और ध्यान रखना मित्रों, परमाणु की खोज 1808 में 1808 में जॉन डाल्टन द्वारा की। अब मैंने आपको बता दिया कि परमाणु की खोज सन 1808 में जॉन डाल्टन द्वारा की गई। तो फिर स्टूडेंटों के दिमाग में चलता है कि परमाणु की खोज कर दी तो क्या हुआ जॉन डाल्टन ने, इसलिए इसका पिता कहा जाने लगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, संपूर्ण रसायन विज्ञान अर्थात ऑल केमिस्ट्री का जो आधार है वो परमाणु अर्थात एटम है। क्योंकि हमें पता है परमाणु और परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, और अणु मिलकर बनाते हैं तत्व, और तत्व मिलकर बनाते हैं यौगिक, और मित्रों यौगिक मिलकर बनाते हैं मिश्रण। जैसे मैं बात करूं, किसी भी बिल्डिंग को ले लो। एक बिल्डिंग अपने आप में क्या है? एक बिल्डिंग अपने आप में मिश्रण है, मिक्सचर है। क्योंकि उस बिल्डिंग के निर्माण में सीमेंट, पत्थर, पानी, रेत इत्यादि का इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखना, यदि परमाणु नहीं होते तो अणु नहीं होते, और अणु नहीं होते तो तत्व नहीं होते, और तत्व नहीं होते तो यौगिक नहीं होते, और यौगिक नहीं होते तो मिश्रण नहीं होते। बोले तो किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाता। अर्थात जो बेस है, आधार है किसी भी चीज का, वो क्या है? परमाणु है। तो इसीलिए मित्रों, परमाणु की खोज करने के कारण ही जॉन डाल्टन को रसायन विज्ञान का जनक माना जाने लगा। और जॉन डाल्टन के विषय में मैं आपको कुछ और बताना चाहूं तो ध्यान रखना मित्रों, ये वही जॉन डाल्टन है जिसको सबसे पहले वर्णांधता, बोले तो कलर ब्लाइंड नामक रोग हुआ था। ये वही जॉन डाल्टन है जिसको सबसे पहले वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग सर्वप्रथम किसको हुआ, तो हमारा जवाब रहेगा मित्रों जॉन डाल्टन।
तो दिमाग में फिर क्वेश्चन चलना ही है कि इस वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग में होता क्या है। तो वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः कौन कौन से रंगों में, लाल और हरे दोनों रंगों में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग हरा है। और ध्यान रखना मित्रों, ये दोनों ही रंग लाल और हरे यातायात के सिग्नल के रूप में और रेलवे के सिग्नल के रूप में काम आने वाले रंग हैं। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि रोडवेज के ड्राइवर एवं रेलवे में जो भी सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेजों में वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंड नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। अब क्वेश्चन चलता है, यदि हम डेप्थ में जाना चाहे, अभी तो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर वर्णांधता कैसा रोग है। तो ध्यान रखना मित्रों, वर्णांधता है वो आपका आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अर्थात मैं यूं कहूं कि वे रोग अपनी माता पिता से संतान में पहुंचते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ये आनुवांशिक रोग नामक चैप्टर एक अलग से चैप्टर है, जिसको मैं आपको बॉटनी के अंदर एक टॉपिक चलेगा हमारा आनुवांशिकी, बोले तो जेनेटिक्स। तो इस आनुवांशिक रोग को मैंने वहीं सेट कर रखा है। आनुवांशिक रोगों को हम आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। फिर भी देख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है आनुवांशिक रोगों की, एक छोटी सी ट्रिक है और ट्रिक याद रखनी है आपको। टीवी पर सीडी है, ये तो किसी को भी याद हो जाएगा कि टीवी पर सीडी है। अरे ट्रिक याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ट्रिक का विश्लेषण याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। सभी को याद हो गया एक बार के कहने से ही टीवी पर सीडी है। यूं भी आप याद रख सकते हो मित्रों, आजकल तो जमाना डिस्क का आ गया, लेकिन डिस्क से पहले जब हम टीवी चलाया करते तो अधिकांश सीडी का इस्तेमाल करते और उस सीडी को टीवी के ऊपर रख देते थे। तो याद कीजिए अपने पुराने दिनों को और ट्रिक बोलिए, टीवी पर सीडी है। इसका विश्लेषण देखते हैं। टी से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, भी से हो जाएगा वर्णांधता, पर से हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम, सी से हो जाएगा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, डी से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम और है से हो जाएगा हीमोफीलिया। तो मैंने बताया भी मित्रों कि वर्णांधता है वो एक आनुवांशिक रोग है और आनुवांशिक रोगों की ट्रिक में आपको भी से बन गया वर्णांधता। हीमोफीलिया, कुछ मैं आपको हीमोफीलिया के विषय में बताऊं तो हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। और ध्यान रखना, ये हीमोफीलिया नामक रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोफीलिया नामक रोग सर्वप्रथम किसको हुआ, तो हमारा जवाब रहेगा हीमोफीलिया नामक रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ। बिल्कुल।
अब की मैं बात करूं तो हमारे देश में जो शासन पद्धति है वो लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है। बोले तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन स्वतंत्रता से पहले की यदि मैं बात करूं तो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में राजाशाही शासन चलता था। और राजाशाही शासन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। तो हमारे देश में जो शासन चला करता राजाशाही वो पितृसत्तात्मक था, जबकि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन की मैं बात करूं तो इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में जो शासन हुआ करता वो मातृसत्तात्मक था, अर्थात वहाँ पर राजा की जगह महारानी हुआ करती और महारानी ही सर्व हुआ करती। मारो गोली, हम अपने बिंदु पर आते हैं। हीमोफीलिया नामक रोग सर्वप्रथम किसको हुआ तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसीलिए हीमोफीलिया नामक रोग को शाही रोग, और शाही रोग को ही कहते हैं इंग्लिश में रॉयल डिसीज। इसीलिए हीमोफीलिया नामक रोग को शाही रोग बोले तो रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा मित्रों कि सर आपने वर्णांधता में बता दिया कि वर्णांधता नामक रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो इस हीमोफीलिया नामक रोग में क्या होता है? तो बता दूं आपको मित्रों, हीमोफीलिया नामक रोग में चोट लगे स्थान से अर्थात घाव वाले स्थान से लगातार रक्त बहता रहता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का बनने के विषय में कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की यदि कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनोजन, इस प्रोथ्रोम्बिनोजन एंजाइम की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो मित्रों में आपको एक टॉपिक चलेगा बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में भी जूलॉजी में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करेंगे इन चीज़ों का। और मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं पिछले 3 साल से अपनी ही क्लासेज राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में अध्यापन कार्य करवा रहा हूं। तो मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज एंड राठौड़ स्टडी पॉइंट। मित्रों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको पुश करें, बोले तो दबाएं। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो डे बाय डे चलता रहेगा, सीरियल नंबर से चलता रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लगे तो आप कमेंट के ज़रिए जो भी डाउट बनता है आपका कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, और मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा कि आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।